तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑडिट के चैप्टर 5 से। हमने लास्ट लेक्चर में बैलेंस शीट के सारे कैप्शंस देख लिए थे। इस लेक्चर में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कैप्शंस देख लेंगे और इस लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो ओवरव्यू लेते हैं, कैप्शंस का क्या मतलब होता है। तो जैसे हमने डिफरेंट टाइप के कैप्शंस देखे थे इन बैलेंस शीट, इसमें भी कैप्शंस होते हैं। कैप्शंस का मतलब है डिफरेंट पार्ट्स। जैसे हम P&L बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम, फिर टोटल इनकम आती है, फिर हमारे सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्सपेंसेस में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। डेप्रिसिएशन आता है हमारा, एम्प्लॉयज बेनिफिट आता है, फाइनेंसिंग आता है, और भी कई सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो इस तरह से एक एक को हम डिटेल में समझेंगे कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा सेल्स ही होता है, सेल्स से ही लेते हैं, इसीलिए सेल्स देखेंगे। तो सेल्स की साइकिल होती है, तो ये सेल्स की साइकिल का डायग्राम है। तो सेल्स की साइकिल कुछ इस तरह से होती है कि सेल ऑफ सर्विस होती है, फिर सेल्स जर्नल में एंट्री होती है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल लिस्टिंग। मतलब जो भी अगर आपका सेल्स का जो भी अमाउंट है वो आना होता है तो उसे रिसीवेबल की लिस्टिंग में डाल देते हैं, और कस्टमर के साइड से डिपॉजिट स्लिप, चेक रिसिप्ट, ऐसी चीज़ें होती हैं, और फिर यहाँ अकाउंट्स रिसीवेबल में आ जाता है। तो एक तरह से सेल्स साइकिल होती है। इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, जो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो हमारी सब्सटेंसिव चेकिंग की, सब्सटेंसिव जो टेस्टिंग होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब हमें कम सब्सटेंसिव टेस्टिंग करनी होती है, क्योंकि हमारे सारे इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। और अगर इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं और कुछ डेफिशिएंसीज हमें पता लग रही हैं तो हमें SA 265 कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ हमें कम्युनिकेट करना होता है अकॉर्डिंग टू SA 265। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी सारे सैंपल्स हैं वो ट्रांजैक्शन के सैंपल का जो साइज है वो कैसे लेना है। सब्सटेंसिव चेकिंग में अगर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सेल्स एनालिसिस होता है, और कंपैरिजन विथ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, कैटेगरी वाइज सेल्स एनालिसिस होता है। तो इसमें डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगते हैं। तो अब बेसिकली अब असर्शंस हमारे शुरू होते हैं। तो इसमें कितने असर्शंस आते हैं। अकरेंस का मतलब होता है क्या वो जो सेल्स जो हुई है क्या वो सच में अकर हुई है, या फिर वो फेक है, या फिर वो अकर ही नहीं हुई कभी। या उनके अकरेंस में सवाल इसलिए भी आ सकता है क्योंकि आप डिफरेंट पीरियड में आप ऑडिट कर रहे हो और वो ट्रांजैक्शन डिफरेंट पीरियड का है, तो वो भी अकरेंस से रिलेटेड होगा। अब सबसे पहले देखेंगे कि किस किस से हमारी जो सेल्स है वो ओवरस्टेट हो सकती है। सबसे पहले अगर सेल्स इनवॉइस मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड हो रही है, मल्टीपल टाइम्स उसको रिकॉर्ड करा जा रहा है, तो ओवरस्टेट होगा क्योंकि डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी। फिर रेलेवेंट चेक के जो भी रेलेवेंट एंट्रीज है वो सेल्स जर्नल में है कि नहीं। कंफर्मेशन हमें ऑब्टेन करनी होगी कस्टमर से। फिक्टिशियस कस्टमर को भी देखना होगा, क्या कोई फेक कस्टमर तो नहीं है, मतलब खुद से बनाए हुए कस्टमर तो नहीं है, कंपनी अपनी सेल्स इन्फ्लेट करने के लिए खुद से बनाए हुए कस्टमर्स को तो नहीं बेच रही चीज़ें। शिपमेंट्स डन विदाउट द कंसेंट एंड अग्रीमेंट ऑफ कस्टमर स्पेशली एट द ईयर एंड। अब ईयर एंड पे क्या बेसिकली क्या होता है, ईयर एंड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर कंपनी को लगता है कि हमारी सेल्स इतनी नहीं हो रही इस साल, उनको इन्फ्लेट करना होता है अगर सेल्स को, तो वो क्या करते हैं, वो ज़बरदस्ती जो है गुड्स शिप करते रहते हैं और फिर बाद में रिटर्न कर लेते हैं। ईयर एंड होने के बाद, ऑडिट होने के बाद उन्हें पता लग जाता है, अब फिर वो गुड्स वापस आ जाते हैं। वो इस तरह का काम करते हैं ताकि उनकी जो सेल्स है वो इन्फ्लेट हो जाए। तो इसीलिए हमें चेक करना होगा स्पेशली एट द ईयर एंड, क्योंकि ईयर एंड में ऐसा काम हो सकता है। अब अनअर्न्ड रेवेन्यू जो होता है वो कुछ रिकॉर्ड हो रखा है बुक में, मतलब सेल्स में पैसे ही नहीं दिए, सेल्स रिसीवर्स में मतलब ट्रेड रिसीवर्स ने पैसे ही नहीं दिए, आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि उन्होंने पैसे दे दिए। अब जो भी सब्सटैंशियल अनसर्टेनिटी है
वो भी देखना पड़ेगा कलेक्टेबिलिटी के लिए। फिर जो भी ऑब्लिगेशंस हैं और कंटिंजेंट टू अदर एक्शंस, फाइनेंसिंग, रीसेल, वो सब। फिर सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईयर एंड पे सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अगर वो सीक्वेंस में सेल्स इनवॉइस नहीं होंगी और गलती से अगर कोई इनवॉइस रिकॉर्ड हो गया बुक में जो बाद का है या मतलब इस वाले ईयर में, फॉर एग्जांपल देखो, तो इसके ईयर में 3 डेज और फिर एक ये 1 अप्रैल, तो 3 डेज का जो भी ट्रांजैक्शन है वो एक साथ रखे हुए हैं। तो 1 अप्रैल के जो ट्रांजैक्शन है वो इधर आ गया, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया इसको, तो इससे क्या होता है, सेल्स इन्फ्लेट हो सकती हैं। अब कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नॉर्मली किस चीज में हो सकते हैं, रिलेटेड पार्टीज में। रिलेटेड पार्टीज में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होते हैं, या फिर नॉर्मली भी फिक्टिशियस कस्टमर्स, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ेगा। अब जो भी सेल्स रेशियो ऑफ सेल्स रिटर्न है और सेल्स एंड कंपेयर इट विथ प्रीवियस ईयर, मतलब अगर सेल्स रिटर्न का रेशियो इस बार बहुत ज़्यादा है, देखो अगर बहुत ज़्यादा है सेल्स रिटर्न का रेशियो, तो कंपनी ने ज़बरदस्ती गुड्स भिजवाए हैं अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि अगर आपका 5% रिटर्न रेशियो है और वो जंप करके 20% हो जाए नेक्स्ट ईयर, तो ये थोड़ा स्केची लगता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। नेक्स्ट जो भी इनवॉइस है, चालान है, क्रेडिट नोट है, सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देखना है। फिर सेल्स में नेक्स्ट आता है असर्शन, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या रहता है, मेजरमेंट करना होता है हमें वैल्यू का, जो भी सेल्स की वैल्यू है करेक्ट रिकॉर्ड हुई है कि नहीं या फिर गलत तरह से रिकॉर्ड करी गई। तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले आपकी सेल्स जो भी कंडीशंस हैं, कंडीशन मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, कंडीशंस है आपके डिस्काउंट की या आपने कोई रेट फिक्स कर रखे, तो इस टाइप की चीज़ें मेजरमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो मेजरमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन के कंप्लीशन तक आपको ट्रेस करना है, मतलब पूरा आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जो भी क्लाइंट एक्सपोर्ट सेल्स में इंगेज्ड है उसके लिए AS11 फॉरेन एक्सचेंज वाला AS11 उसको भी चेक करना है कि उसके हिसाब से रेट्स प्रॉपर है कि नहीं। फिर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और भी अप्लाई करते हैं क्लाइंट्स के ऑपरेशन पे और अलग अलग चीज़ों पे, रेवेन्यू रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। रेवेन्यू रिकग्निशन होता है कब जो कंपनी होती है वो अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करती है, वो तब रिकग्नाइज करती है जब वो गुड शिप करती है, जब पेमेंट आता है, तो रेवेन्यू रिकग्निशन को भी बहुत ध्यान में रखना होता है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से बेसिकली हमारा टाइप ऑफ इन्वेंट्री निकलती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है जैसे अगर आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है और फिनिश गुड होता है, तो इन तीनों के प्राइसेस अलग होते हैं। तो कंपनीज हो सकती है अपनी WIP भी बेच रही हो, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स भी बेच रही हो किसी कंपनी को, तो उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से उसकी प्राइसिंग नहीं कर रखी तो उससे सेल्स इन्फ्लेट हो सकती है। मतलब अगर वो WIP को इसके कॉस्ट पे बेच रहे हैं, फिनिश गुड के कॉस्ट पे, तो वो भी ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट है जो भी कंपेयर द रेट ऑफ सेल्स अफेक्टेड विद द रिलेटेड पार्टीज एंड रिव्यू द कलेक्टेबिलिटी। अब रिलेटेड पार्टीज में हमेशा 3 चीजें आती है। सबसे पहले क्या वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज था, फिर क्या वो रीजनेबल टर्म्स पे था, सबसे पहले ऑथराइज, रीजनेबल टर्म्स, और क्या वो आर्म्स लेंथ पे था। ये 3 चीजें हमेशा रिलेटेड पार्टीज में आती है। अब लास्ट आ जाता है हमारा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या क्या देखना होगा, डिस्क्लोजर में देखना होगा सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ सर्विसेज आपको अलग दिखानी होंगी, ग्रांट्स और डोनेशंस रिसीव्ड और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज जो भी, और एक्साइज ड्यूटी को माइनस कर दो। फिर लास्ट में इंटरेस्ट और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपने लिए और रेवेन्यू को। अब ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है इनको अलग अलग आपको सेपरेटली दिखाना होता है। सबसे पहले ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ऑन सेल्स अदर देन यूजुअल ट्रेड डिस्काउंट हैज बीन डिस्क्लोज्ड। मतलब कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, आपने बहुत एक्सपोनेंशियल डिस्काउंट दे रखा है, तो वो क्यों दे रखा है उसको अलग से आपको डिस्क्लोज करना है। और रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके जो भी नोट्स हैं, नोट्स में आपको अच्छे से डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट है
अब नेक्स्ट क्या आता है, हमारा सेकंड पॉइंट आता है अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आता है, इनकम डिविडेंड से, इंटरेस्ट से और गेन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीजें आ जाती हैं इसमें। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम को कैसे हम पता लगाएं कि इंटरेस्ट इनकम हमें रिसीव होगी, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो, और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा अमाउंट हमें मिल सकता है। अब डिविडेंड, डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड में क्या होता है, सबसे पहले राइट टू रिसीव पेमेंट। अब राइट टू रिसीव कैसे होता है, राइट टू रिसीव का मतलब होता है आपके पास वो शेयर है कि नहीं, आपके पास डिविडेंड रिसीव करने का राइट है कि नहीं, वो इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए पहले, रिकॉग्नाइज करने से पहले। फिर जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है वो आ रहा हो आपके पास उस डिविडेंड से। और फिर नेक्स्ट आता है अमाउंट कैन बी मेजर्ड, तो अमाउंट जो भी है वो मेजर हो सकता है रिलायबली। तो ये तीन चीजें आ जाती हैं। और गेन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स है, इज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम एंटिटी एंड इज डिटरमाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन रिडेम्पशन प्राइस एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब म्यूचुअल फंड्स जब भी ट्रेड होते हैं तो उसमें रिडेम्पशन प्राइस और कैरिंग वैल्यू का बीच में डिफरेंस होता है, तो लॉस होगा, सेल होगा, जो भी उसके हिसाब से होगा। फिर अकरेंस, कंप्लीटनेस और मेजरमेंट कैसे कैसे देखेंगे हम। सबसे पहले अब फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट्स देखेंगे। तो लिस्टिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट ओपन ड्यूरिंग द पीरियड, अब जो भी फिक्स डिपॉजिट आपने ड्यूरिंग द पीरियड खोले उनकी लिस्ट। फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की। अब इसको क्यों देख रहे हैं, अब ड्यूरिंग द पीरियड आपने बंद करे, क्लोज करे, तो इससे प्रॉपर एस्टिमेट निकल जाता है ना कि कितने हमारे पास एफडीज हैं, कितना इंटरेस्ट आएगा, तो उसके हिसाब से रीजनेबलनेस टेस्ट हो सकता है कि इतना अमाउंट है, इतना इस पे रेट लगता है, तो इतना आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपको चेक करनी है, जो भी मैनेजमेंट ने कैलकुलेट कर रखा है अपना इंटरेस्ट एफडी का, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है। अब दिखा तो रखा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रखा है, कम दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका 50,000 का टोटल मिला के इंटरेस्ट होता है, पर उन्होंने दिखा रखा है 40,000 ताकि उनका प्रॉफिट कम दिखे, तो इसको आपको देखना है। वो तो बैंक में रिसिप्ट से भी पता लग जाता है। और नेक्स्ट है, जो भी आपका डिपॉजिट है वो डायरेक्ट कंफर्मेशन से भी पता लग सकता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब डिपॉजिट एफडी कराई तो किसी के पास तो कराई होगी, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो उनसे डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना होता है। फिर आ जाता है हमारा कंफर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम एफडी का तो लेना ही है, एफडी जो उन्होंने जितने भी अमाउंट की करी हो पीरियड एंड तक आपको ट्रेस करना है और कंफर्मेशन लेना है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और फिर बाद में जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी बैंक स्टेटमेंट जो भी है आपका, उससे आपको रिकंसाइल करना है। और फिर नेक्स्ट आ जाता है जो भी इनकम टैक्स के हिसाब से टीडीएस वगैरह की चीजें वो रिकंसाइल करना है, कैलकुलेशन देखनी है उसकी। फिर अब डिविडेंड्स आ जाते हैं, तो डिविडेंड्स के लिए सेम कि verify that the same recognized in the statement of profit and loss only when the entity's right to receive the payment of dividend is established। मतलब ऐसे नहीं आप रिकॉग्नाइज करोगे डिविडेंड को जो आपके पास राइट ही नहीं है जिसको रिसीव करने का। जैसे दूसरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा पर आप उसको क्यों दिखा रहे हो अपने बुक्स में। फिर गेन एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ दो चीज़ों में डिफरेंस पता लगता है। सबसे पहले रिडेम्पशन प्राइस और कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है जो आपने खुद ने कैलकुलेट करके आपके पास जो कैरिंग वैल्यू है, और रिडेम्पशन प्राइस जिसमें आपने उसको रिडीम करा है। तो उनके बीच में गेन या लॉस जो भी डिफरेंस आएगा, अगर पॉजिटिव डिफरेंस आएगा तो गेन होगा, नेगेटिव डिफरेंस आएगा तो लॉस होगा। और इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये रिकग्नाइज तभी होगा जब आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम एंटिटी होगा, मतलब दूसरे एंटिटी को आप ट्रांसफर कर दोगे टाइटल तब। फॉर द पर्पस ऑब्टेन द म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट एंड ट्रेस द गेन एंड लॉस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, गेन एंड लॉस एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट। अब जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से आप देख सकते हो, स्टेटमेंट के हिसाब से। डिस्क्लोजर में क्या डिस्क्लोज करना है आपको, ऐसे लिखना है
जैसे हम शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स में, तो उसमें लिखते हैं ना इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो जैसे उसमें शो करते हैं वैसे ही। अब नोट्स में क्या चीजें आ जाएंगी, सबसे पहले अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मतलब होता है जो भी आपने डिस्क्लोज नहीं करी है, तो उसमें क्यों डिस्क्लोज नहीं करी है उसकी डिटेल्स दो, क्या ट्रांजैक्शन है, किससे रिलेटेड है, फिर इनकम टैक्स में आपके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और फिर कोई इम्यूनिटी है, अगर आप पे कोई इम्यूनिटी, कंपनी पे कोई इम्यूनिटी कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगी तो ठीक है, नहीं तो उसको सारे चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं, और रिलेटेड एसेट्स को भी डिस्क्लोज करना होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा परचेजेस। अब परचेजेस भी सेल्स से सिमिलर है, बस इसमें क्या है, वेंडर्स की बात होती है कस्टमर्स की जगह। तो सबसे पहले परचेजेस में क्या होता है, परचेजेस में होता है आपके पास फिक्सटिशियस वेंडर्स तो नहीं। अगर आपने अपने परचेजेस इन्फ्लेट कर रखे तो आपका, अगर आपकी सेल्स इतनी हुई नहीं, परचेजेस ओवर स्टेटेड है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। फिर वेदर द गुड्स वर रिसीव्ड एट फैक्ट्री, तो गेट इनवर्ड रजिस्टर आपको चेक करना है। मतलब अगर फैक्ट्री पे आई है, जो भी आपका शिपमेंट आया है, आपने रिसीव करे गुड्स, तो आपको फैक्ट्री पे एक रजिस्टर जो भी मेंटेन कर रही है कंपनी उसको चेक करना होता है, और क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना होता है सारे गुड्स की। गुड्स की रिसिप्ट साइन बाय एन अप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल। अब जो क्लाइंट का पर्सनल है उसने अप्रोप्रिएट ने उसको रिसिप्ट को साइन करा होता है, मतलब ऑथराइजेशन अच्छा है कि नहीं। परचेज इनवॉइस अप्रूव्ड एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब जो परचेज इनवॉइस है वो अप्रूव्ड होना चाहिए एंटिटी से। जो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब जिसके पास भी अथॉरिटी है उसके हिसाब से ढंग से वो अप्रूव होना चाहिए। और स्टॉक रिकॉर्डेड हैज बीन अपडेटेड बाय स्टोर्स पर्सनल स्पेशल कंसिडरेशन। अब जो भी स्टॉक है वो हर टाइम अपडेटेड होना चाहिए स्टोर्स पर्सनल से। जो भी स्टोर्स का मतलब होता है जहां पर आपके गुड्स सारे स्टोर होते हैं, तो स्टोर्स पर्सनल के हिसाब से सारे चीजें अपडेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है परचेज इनवॉइस रिसीव्ड, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी देखनी होती है, उसकी फोटो कॉपी, कार्बन कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी। अगेंस्ट विच द एंटिटीज हैज रिकॉर्डेड परचेज इन इट्स बुक्स, मतलब जो भी आपके पास ओरिजिनल कॉपी है परचेज इनवॉइस की उसके हिसाब से ही उन्होंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा है जो ट्रांजैक्शन। बुक्ड ओनली वंस रिस्क रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब ये क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब होता है जो भी आपका टाइटल होता है गुड्स में, मतलब रिस्क भी आपकी है और रिवॉर्ड भी आपका है। तो आपने पेमेंट दे दिया, आपके पास सारा टाइटल आ गया, तो उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड सब ट्रांसफर हो गया, तब आपको उसको बुक्स में दिखाना होता है। तो उसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके हिसाब से देख लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा इन द नेम ऑफ एंटिटी होना चाहिए हमारा इनवॉइस। इनवॉइस को नेम ऑफ एंटिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर इनवॉइस एंटिटी के नाम पे ही नहीं है तो फिर वो क्या कैसे कंफर्म करेंगे कि हमने गुड्स उन्होंने ही मंगवाए थे। मतलब अगर कोई गुड्स मंगवाएगा तो उसके नाम पे ही तो होना चाहिए इनवॉइस। अब टैक्स रिटर्न से भी प्रॉपर्ली आप टैली कर सकते हो, टैली द इनपुट टैक्स एज रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स। अब जीएसटी का जो भी इनपुट टैक्स होगा वो आप टैक्स रिटर्न से टैली कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड है। तो रिलेटेड पार्टीज में हमेशा तीन चीजें आती हैं, अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू प्राइस, क्योंकि रीजनेबल टर्म्स हमें देखनी है, तो रीजनेबल टर्म्स और आर्म्स लेंथ, ये तीन चीजें आती हैं। क्या क्या, अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रीजनेबल टर्म्स और आर्म्स लेंथ। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑडिटर को रिव्यू करना चाहिए जो भी परचेजेस हुई हैं उनको कैसे कैपिटलाइज करा गया है और कैसे एक्सपेंस करा गया है। मतलब जो चीज कैपिटलाइज करनी चाहिए उसको कैपिटलाइज कराया या कुछ और कैपिटलाइज कर दिया, या फिर प्रॉफिट कम दिखाने के लिए हमने ज्यादा जो एक्सपेंस हमें कैपिटलाइज करना था उसको कैपिटलाइज नहीं करा, उसको एक्सपेंस में दिखा दिया। कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को देखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंप्लीटनेस और मेजरमेंट। अब मेजरमेंट और कंप्लीटनेस कैसे देखेंगे हम, तो मोस्टली क्या होता है परचेजेस इन्फ्लेट हो सकती है, इन्फ्लेट या डिफ्लेट हो सकती है एट द एंड ऑफ द पीरियड।
एंड ऑफ द पीरियड क्यों? क्योंकि वहां पर कट ऑफ का प्रॉब्लम हो सकता है। कट ऑफ का मतलब है दो पीरियड के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो ये हो सकता है कि इधर के ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड हो जाएं और इधर के ट्रांजैक्शन इधर हो जाएं या वाइस वर्सा। तो वैसी प्रॉब्लम आ सकती है अंडर स्टेटमेंट या फिर ओवर स्टेटमेंट की। तो उसके लिए क्या करना होगा, लास्ट जो 5 ट्रांजैक्शंस होंगे उनको चेक करना होगा, पीरियड एंड के लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस को, और कोई ट्रांजैक्शन ओमिट तो नहीं हुआ, कोई गलत एंटर तो नहीं हो गया, ये सब चेक करना है। फिर जो भी करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुड्स इन ट्रांजिट का एज पर द अग्रीड टर्म्स, जो भी टर्म्स है वेंडर्स के साथ वैसा गुड्स इन ट्रांजिट को हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे दिया उस कंपनी ने। फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना कि जो परचेजेस आपने रिकॉर्ड कर रखी हैं वो ड्यूरिंग द ईयर ही करी है, मतलब कंपनी ए है उसका मैनेजमेंट ऑडिटर को एक रिटन रिप्रेजेंटेशन देता है, एक पेपर देता है साइन करके कि हाँ इसमें जो हमने सारी परचेजेस दिखा रखी हैं ये सही है, ये इसी पीरियड में रिकॉर्ड हुई हैं और इसी पीरियड की परचेजें इसी पीरियड में अकार हुई हैं, तो ये हमने अपने हिसाब से बिल्कुल सही तरह से जजमेंट करके इनको रिकॉर्ड कर रखा है, तो उनको रिटन रिप्रेजेंटेशन देना होता है। नेक्स्ट है जो भी एविडेंस ओवरऑल रीजनेबलनेस, मतलब रीजनेबलनेस का ये मतलब है फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए जो है वो बेचती है फॉर एग्जाम्पल पेन्स, तो सबसे पहले एक पेन आता है उनके पास 10 रुपीज का, तो अगर उन्होंने ईयर में 10,000 पेन्स उन्होंने परचेज करे होंगे तो उनका कितना खर्चा आया होगा, ये 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज आ रहा है कि नहीं, या फिर 120 आ रहा है यहाँ, तो क्या कोई प्रीमियम था, क्या डिलीवरी चार्जेस थे, या फिर कोई चार्ज लगा आपके ऊपर, या फिर ज़बरदस्ती ही इसको बढ़ा के इन्फ्लेट करके दिखा रखा है ताकि प्रॉफिट कम दिखे, या फिर 90 आ रहा है तो डिस्काउंट हो सकता है। तो इस तरह से सब चेक करना होता है। अब उसमें 3 तरह के चेक्स होते हैं, एक तो कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो कैसे होता है, डिफरेंट टर्नओवर रेशियोज को हम देखते हैं जो करंट पीरियड के होते हैं और प्रीवियस ईयर के होते हैं, वो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज को देखते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज ऑब्वियसली परचेजेस से रिलेटेड होता है इसीलिए उसको देखते हैं। फिर कंजम्पशन एनालिसिस क्या होता है, जो मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कंपेयर कराते हैं विद द प्रीवियस ईयर्स, मतलब प्रीवियस ईयर में हमने कितना कंजम्पशन करा है और इस ईयर में कितना कंजम्पशन करा है। हो सकता है हमारे ग्रोथ हो, ये ए कंपनी की जो सेल्स है उसमें ग्रोथ हुई है, पिछली बार उन्होंने सिर्फ 9,000 पेन्स मंगवाए थे, इस बार उन्होंने 1,000 ज़्यादा मंगवाए तो उनको ग्रोथ मिली है, तो इस हिसाब से देखना होगा। तो नेक्स्ट है फिर स्टॉक कंपोजिशन। स्टॉक कंपोजिशन का मतलब है जो भी स्टॉक का कंपोजिशन होता है, जो भी टोटल परसेंटेज ऑफ स्टॉक है, and compare the same with previous years as for the reasons from management in case of significant variations। रॉ मटेरियल और जो भी स्टॉक का कंपोजिशन है उसका प्रीवियस ईयर से आप देखोगे, पूरा चेक करोगे, और अगर आपको बड़े वेरिएशंस मिलते हैं तो आप मैनेजमेंट से बात करोगे। फिर देखते हैं क्वांटिटेटिव रिकंसाइलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड कंजम्पशन, वही परचेजेस कंजम्पशन और सबका हमने रिकंसाइलेशन करना है। फिर डिस्क्लोजर आता है लास्ट में। डिस्क्लोजर में क्या है, क्या क्या दिखाना होता है, एक तो 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, 3 तरह की होती है, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो इन तीनों को अलग अलग दिखाना होता है। फिर ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज आर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। रिलेटेड पार्टीज के लिए ऑब्वियसली सेपरेटली हमें बताना होता है कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप या कंपनी अपने एम्प्लॉयज पे खर्च करती है, मतलब जो पैसे वो अपने एम्प्लॉयज पे खर्च करती है, से सैलरी, उनका पीपीएफ का अमाउंट, उनकी पेंशन या फिर एन्युइटी,
या रिटायरमेंट जो भी आपके बेनिफिट्स होते हैं और ईसॉप ऐसी चीज़ें, तो इनको बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो भी एम्प्लॉयज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आते हैं। फिर इनमें 3 चीज़ें चेक होती हैं। सबसे पहले अकरेंस, कंप्लीटनेस और मेजरमेंट। अकरेंस का मतलब क्या वो एम्प्लॉयज को जो आपने पैसा दिया है, क्या वो असली में वो एम्प्लॉय है, क्या वो पैसा देना चाहिए, मतलब आपको देना था क्या वो पैसा। फॉर एग्जाम्पल अकरेंस का हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि अकरेंस का मतलब क्या वो एक्सपेंस अकर हुआ है क्या। अकर तो तभी होगा जब आपके पास एम्प्लॉय होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी है, ए एलटीडी, उसके पास से 100 एम्प्लॉयज हैं, 100 वर्कर्स हैं, और वो सैलरी पे करती है हर एक वर्कर को 2000। तो 2000 हर एक वर्कर को सैलरी पे करेंगे तो टोटल उनका खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट का कितना आना चाहिए, 2 लाख रुपीस। पर उनका खर्चा एक्चुअली आ रहा है 240। तो फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रीजनेबलनेस टेस्ट करा ना हमने, सब देखा कि इसके हिसाब से ये है, तो आंसर तो ये आना चाहिए आपका, ये इस तरह के आपके मतलब पूरे होने चाहिए। फिर क्या आपने बोनस दिया है, कोई एक्स्ट्रा आपने पर्क्स दिए हैं, आपने बोनस दिया है, आपने क्या करा है जिससे ये इन्फ्लेट हो रखा है। तो उन्होंने एक्चुअली बुक करा 120 एम्प्लॉयज का। तो ये 20 एम्प्लॉयज जो हैं ये फेक एम्प्लॉयज हैं। तो फेक एम्प्लॉयज का उन्होंने एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस उनकी सैलरीज बुक कर दी। तो इससे क्या होगा, इससे ओवरस्टेट हो जाएगा एक्सपेंस और हमारा जो प्रॉफिट है वो अंडरस्टेट हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, ये चेक करना है प्रॉपरली। कंपनी ये ना कर पाए इसलिए ऑडिटर को चेक करना होता है। तो सबसे पहले ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एम्प्लॉयज अटेंडेंस। अटेंडेंस क्यों, क्योंकि बेसिकली एम्प्लॉयज के पास क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज के पास पर्क्स होती है, कुछ एम्प्लॉयज के पास मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं नॉर्मली उनके पास ये चीज़ रहती है कि वो पेड लीव्स ले सकते हैं। पेड लीव्स से उनकी होंगी 20 डेज पर ईयर या 30 डेज। तो ये होती है उनकी पेड लीव्स। पेड लीव्स मतलब वो इतनी छुट्टी ले सकते हैं साल में और उनको कोई सैलरी कट नहीं होगी उनकी। पर अगर वो इसके बियॉन्ड छुट्टी लेते हैं, इसके बियॉन्ड लीव लेते हैं, तो उनको सैलरी में कट मिलेगा, मतलब उनको सैलरी उनकी कट होगी, पैसे कटेंगे उसमें से। तो उससे क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज की जो अटेंडेंस है वो ढंग से रिकॉर्ड हो रही है तो ये एस्पेक्ट हम चेक कर सकते हैं। और कुछ वर्कर्स होते हैं जिनको डेली वेजेस मिलती है तो उनकी अटेंडेंस तो बहुत मस्त है। दोनों ही केसेस में अटेंडेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर एम्प्लॉय की अटेंडेंस की जो प्रोसेस होगा, रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होगा, अगर वही अच्छा नहीं होगा, ढंग से वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस, तो फिर कैसे वो डिटरमाइन करेंगे कि इनको कितने पैसे देने। अब साल में वो तो कितनी भी छुट्टियां कर रहे हैं, आपने रिकॉर्ड तो रख नहीं रखा ढंग से, तो आप उन्हें पूरी सैलरी दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से जो एम्प्लॉय की पूरी प्रोसेस है, जिस तरह से वो बायोमेट्रिक से करते हैं, साइन करवाते हैं रजिस्टर में, या फिर जो भी उनका प्रोसेस है ढंग से देखना है। नेक्स्ट है फिर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एट द पीरियड एंड अलोंग विथ मंथली मूवमेंट स्प्लिट बिटवीन न्यू हायर्स, लीव्स एंड कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज। मतलब जो एम्प्लॉयज आपके पीरियड एंड के बाद जो भी मंथली मूवमेंट है, स्प्लिट है न्यू हायर्स में, लीव्स में, लीवर्स में और कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज, इनमें आपको एक लिस्ट देख लेनी है। फिर एक सैंपल लेना है रैंडमली फ्रॉम न्यू हायर्स, ऑब्टेन द अपॉइंटमेंट लेटर एंड वेरीफाई वेदर द सैलरी ऑफ फॉर फर्स्ट मंथ। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मोस्टली अगर कंपनी को एक फेक एम्प्लॉय बुक करना है, फेक एम्प्लॉय दिखाना है, तो उनको एग्जिस्ट कराना पड़ेगा पहले इसको। तो अपने पेपर्स में अगर वो एम्प्लॉय दिखाना चाहती है तो उसका एक ऑफर लेटर, तो अगर उसको ऐसे एम्प्लॉय की तरह करा गया है तो फर्स्ट जो मंथ की सैलरी है क्या वो कंपनी ने दी है, और उसके बाद भी उसके पास सैलरी जा रही है क्या। मतलब हो सकता है ना फर्स्ट मंथ तो उसको सैलरी दी,
या फिर ये भी हो सकता है चलो उन्होंने सही से उसको एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया, सही से उसको जॉब लेटर दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर फर्स्ट मंथ की सैलरी दी, सेकंड मंथ की सैलरी दी और फिर उसको जॉब से निकाल दिया और उसकी सैलरी अभी भी बुक कर रहे हैं वो अपनी बुक्स में। तो ये है प्रॉब्लम। इसीलिए फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ आपको सब्सिक्वेंट मंथ की सैलरीज भी चेक करनी होगी। फिर हम करेंगे जो रिजाइंड एम्प्लॉयज हैं, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनका भी हम ऐसा पूरा चेक करेंगे। क्यों? सबसे पहले तो हम उनकी सैलरी वगैरह चेक कर लेंगे कि हाँ इनको सैलरी कट हो गई है इनकी, अभी भी ये लोग सैलरी बुक कर रहे हैं इसके नाम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज, जब रिजाइन करता है एम्प्लॉय तब उसके साथ कुछ कंपनियां देती है, कुछ नहीं देती। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन वगैरह के जो हमारी बेनिफिट्स होते हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनको मिलते हैं। तो इसका पूरा आपको लिस्ट लेनी है कंपनी से। फिर मंथली सैलरी, जो मंथली सैलरी आप रजिस्टर्स में है, फॉर ऑल 12 मंथ्स कंपाइल अ मंथली पेरोल रीजनेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ। एवरेज सैलरी मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं आपकी, उनकी सबकी मिला के एवरेज सैलरी पर मंथ निकाल लो और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप पे आउट रेशियो और सब कुछ चेक कर सकते हो। बोनस पे आउट, लेवल ऑफ ज्वाइनिंग, लीविंग द एंटिटी, जो भी इस तरह से है आप उस एवरेज सैलरी को यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है accrual provision has been made for all employee benefits and obligations like bonus, gratuity, leave encashment। अब इसका मतलब है आपका जो प्रोविजन होना चाहिए, जैसे ग्रेचुइटी अगर किसी को देनी, फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय को ये ऑफर है कि अगर आप 15 ईयर्स तक हमारे साथ काम करोगे तो आपको रिजाइन करने पे या फिर आपको रिटायरमेंट लेने पे आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। या फिर किसी एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा लीव इनकैशमेंट बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है और उसके पास 30 डेज ऑफ पेड लीव्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, और वो क्या करता है, वो एक साल में बस 5 दिन छुट्टी लेता है, तो उसके 25 डेज बच गए। तो इस 25 डेज की जो पे है ये इकट्ठी होती रहती है, तो जो उसने छुट्टियां नहीं ली उसकी पे इकट्ठी होती रहती है, तो वो उसको इनकैश कर सकता है, तो उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। और बोनस वो एक्स्ट्रा अगर जो पर्क्स मिलती है, एक्स्ट्रा मनी मिलती है, उसको बोनस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोविडेंट फंड और स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो इसकी भी पूरी रीजनेबिलिटी टेस्ट करना होगा, किस हिसाब से दे रहे हो, सारे टर्म्स वगैरह, बेसिक वेजेस। अब ये हम टैक्स में पढ़ते हैं कि बेसिक वेजेस और डीएनएस अलाउंस वगैरह को कंडीशंस लगा के, और प्रोविडेंट फंड, अब प्रोविडेंट फंड भी उसमें 3-4 टाइप के होते हैं, तो बेसिकली प्रोविडेंट फंड में आपको कितना पैसा रखना है, कितना डिडक्शन है, उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करना है। फिर लास्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमें कैलकुलेट करने, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए जो भी रीजनेबलनेस है ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट विच में इंक्लूड प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय एनालिसिस। प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय एनालिसिस मतलब एक एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मतलब जो भी अगर फॉर एग्जांपल कोई गुड है तो एक पर एम्प्लॉय कितने गुड्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर में एम्प्लॉयज बेनिफिट में क्या क्या डिस्क्लोजर करने होते हैं। सबसे पहले जो भी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं उसमें कितने पार्ट आ जाते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हमें प्रॉपरली सब कुछ देखना होता है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हमें उसका मेथड देखना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे होता है और डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे होता है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जो भी प्रोसेस होगा चार्जिंग का
मतलब जिस भी मेथड से वो चार्ज कर रही है कंपनी अपना डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, उसको देखेंगे। उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि फिक्स्ड असेट्स रजिस्टर जो एंटिटी मेंटेन करता है, मतलब एक रजिस्टर होता है, उसमें सारे फिक्स्ड असेट के सारे डिटेल्स होते हैं, अमाउंट होता है उसका कितने का है, क्या उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, सब कुछ उसमें रहता है। तो वो सब चेक करना है, वेरीफाई करना है। नॉर्मली क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन नीडेड नहीं होता क्योंकि कंपनी खुद से कराती है, पर हो सकता है आप सैंपल लेके फिजिकल वेरिफिकेशन भी करो रजिस्टर में जितने एसेट्स हैं जिनका पॉसिबल हो। फिर एक सैंपल ऑफ एसेट्स ऑफ from the fixed asset register on materiality considerations and verify the rates of depreciation and depreciation calculations। अब क्या करेंगे, एक सैंपल ऑफ असेट्स ले लेंगे बेस्ड ऑन मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का कैसे निकालेंगे, मतलब किस असेट में जब हम डेप्रिसिएशन नहीं डालेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास वेरियस असेट्स हैं, वेरियस छोटे मोटे बड़े हर तरह के असेट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, स्टोर हाउसेज हैं, तो उनमें मटेरियल वो होंगे जो बहुत काम आते हैं, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मटीरियलिटी उस हिसाब से निकालती है। फिर नेक्स्ट है, जो भी सारे कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं मैनेजमेंट ने करे हैं, जो भी सारे कंपोनेंट्स। और फिर इंटेंजिबल असेट्स लाइक पेटेंट्स, गुडविल्स एंड कॉपीराइट्स have been properly amortized over the period। अब over the period क्योंकि इनकी वैल्यू कम होती है तो over the period इनको amortize करना होता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो amortize कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये assets ऐसे होते हैं कि ये रखे रहते हैं, इनका कोई फिजिकल ऐसे मतलब यूज नहीं होता, इनका कोई वियर एंड टीयर नहीं होता, पर टाइम के साथ इनकी वैल्यू कम होती है, इस वजह से इनको भी amortize करना होता है। नेक्स्ट है हमारा, अब जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑन असेट्स फ्रॉम डेट व्हेन इट्स रेडी टू यूज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी टू यूज। क्यों, क्योंकि क्या होता है, कंपनी ऐसे बोलेगी कि हमने ये बिल्डिंग बना दी। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें बिल्डिंग ऑफिस के लिए यूज करनी थी तो उन्होंने बिल्डिंग बना दी। अब उसमें क्या है, इंटीरियर का काम हो गया, लाइटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसमें मतलब काम करने के लिए वो बिल्कुल रेडी है, उसमें अभी एम्प्लॉयज को डाल के काम कर सकते हैं। पर वो क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है, प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं एम्प्लॉयज को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे शिफ्ट करेंगे एम्प्लॉयज को, तो ये जब बिल्डिंग पूरी भर जाएगी तब से हम लगाएंगे इसका डेप्रिसिएशन। तो ये तो सही नहीं, क्योंकि वो रेडी टू यूज तो तब से ही हो गई थी जब से आपने पूरा कंप्लीट कर दिया था काम। फिर एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट्री है और उसमें एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उसमें फैक्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, उसमें मशीनरी को इम्प्रूव करना है और पूरा रेनोवेशन की ज़रूरत है। तो इसमें जो वर्कर्स हैं उनको निकाल के और दूसरी फैक्ट्री में, मतलब जो भी दूसरी आपका अकोमोडेशन, जो भी दूसरा फैक्ट्री रहेगी उसमें काम करने के लिए रीएलोकेट कर दिया, इसके भी चार्जेस। और फिर इस फैक्ट्री को आप रिपेयर करते रहे, ये रेडी टू यूज हो गई है, पर उधर से रीएलोकेट करने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए इस पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर इधर से रीएलोकेट करने में 1 वीक लगेगा, तो 1 वीक के पहले तो वो रेडी टू यूज तो हो ही गई, तो उसको डेप्रिसिएशन को तो बुक करना चाहिए। तो इस तरह से जब रेडी टू यूज होती है तब उससे बुक करते हैं, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ यूजेज। मतलब 1 वीक के बाद जब ये यूज में आने लगेगी तब से नहीं, जब से इसमें रेडी टू यूज हो जाएगा ये तब से। और फिर नेक्स्ट है, जो भी डेप्रिसिएशन रीवैल्यूड असेट पे हुआ है, रीवैल्यूड अमाउंट है जिसका, उसका रीवैल्यूएशन रिजर्व के हिसाब से प्रॉपर्ली अकाउंट्स देखने हैं। फिर नेक्स्ट है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी एडिशंस होंगे और जो भी डिलीशन एडिशन होंगे हमारे असेट्स में, उनके हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी कैलकुलेट करने टू ऑब्टेन
ऑडिट एविडेंस टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख सकते हैं ऑफ रिकॉर्ड्स, परफॉर्म इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन, खुद से कैलकुलेशन, रिकम्प्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब सारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो खुद से निकाल के देख सकते हैं कि इनका इतना निकलेगा कि नहीं। इंश्योर दैट द डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हैज बीन चार्ज्ड एज पर यूजफुल लाइफ्स ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट्स। अब यूजफुल लाइफ के हिसाब से ही हुआ है कि नहीं। फिर नेक्स्ट है इंश्योर रेजिडुअल वैल्यूज। रेजिडुअल वैल्यूज मतलब स्क्रैप वैल्यूज जो भी हैं उनके हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन कंप्यूट करा है। हम ऐसे करते हैं ना, ये हमारी फॉर एग्जांपल अगर ए अमाउंट है आपका पूरा टोटल कॉस्ट है, उसमें से आप स्क्रैप माइनस करके उसको ओवर द जितनी भी यूजफुल लाइफ होती है उसकी करते हो, तो इससे आपका डेप्रिसिएशन निकलता है ना। तो ये इस हिसाब से तो वो देखना पड़ता है, अगर आप स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करोगे तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे। फिर नेक्स्ट है इंश्योर दैट द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैज बीन कंप्यूटेड prospectively whenever there is any change in useful lives of PPE and intangible assets। अब कहीं बीच में फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है उसकी यूजफुल लाइफ थी 10 years, आफ्टर 2 years उसकी यूजफुल लाइफ आपने प्रिडिक्ट करी 6 years, तो उसकी यूजफुल लाइफ में 2 years कम हो गए। अब 2 years अगर उसको यूज करा था तो उसकी यूजफुल लाइफ 8 years होनी चाहिए, पर अब आगे 6 years ही यूज होगी तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना होगा। फिर इसमें डिस्क्लोजर में क्या आ जाता है, जो भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, यूजफुल लाइफ्स ऑफ एसेट्स एज पर शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट 2013 और रेजिडुअल वैल्यूज और डेप्रिसिएशन मेथड सब कुछ। फिर लास्ट हो जाता है हमारे अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में कुछ कुछ एक्सपेंसेस आते हैं लाइक पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर, ऐसे इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग वगैरह जो बाकी के एक्सपेंसेस रहते हैं वो आते हैं। तो इसमें 3-4 मेन होते हैं, रेंट एक्सपेंस, पावर एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो तीनों ये मेन रहते हैं। तो रेंट में क्या होगा, रेंट में ये देखना पड़ेगा रेंट के अग्रीमेंट्स और सारी जो रेंट आपने 12 मंथ्स रिकॉर्ड करी उसके हिसाब से सारा अंडरलाइन अग्रीमेंट के हिसाब से टर्म्स वगैरह के हिसाब से क्या अमाउंट्स हैं और स्पेसिफिक कंसिडरेशन। एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, अग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है जिसमें ये होता है कि जो आपकी रेंट है वो इंक्रीज होगी तो वो किस रेट से इंक्रीज होगी वो एस्केलेशन क्लॉज में लिखी रहती है। तो एस्केलेशन क्लॉज को देखना होता है। नेक्स्ट है अग्रीमेंट को वेरीफाई करना है इन द नेम ऑफ एंटिटी। मतलब अब अग्रीमेंट अगर आपने रेंट लिया है कहीं से तो एंटिटी के नाम पे ही होनी चाहिए ना अग्रीमेंट। एंटिटी के नाम पे नहीं है तो फिर किससे रेंट लिया वो वैलिड थोड़ी होगा फिर नेक्स्ट है पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस। अब पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस के हिसाब से जो भी आपकी पावर बिल्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, और फिर जो भी यूनिट्स हैं, जो भी एक्सपेंस है 12 महीने में आपने जो भी बुक करा है, और फिर यूनिट्स। अब क्या है, पावर जो होते हैं ना, आपने देखा होगा आपके घर पे यूनिट चेक करने आते हैं, वो मीटर में नोट करके जाते हैं यूनिट्स। तो उससे क्या होता है, पर यूनिट चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल शायद पर यूनिट 10 चार्ज होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 150 यूनिट्स पूरे महीने में कंपनी ने कंज्यूम करी है तो उनको 1500 रुपीज देने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के। तो इसलिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। In relation to units consumed, analyze the monthly power units consumed by linking units of finished goods, produce and investigate reason for variance in monthly trends। अब ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाती है तो फिर मशीनें चलती हैं वहाँ पर, तो उनका एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि इतनी यूनिट्स ये इतने टाइम में कंज्यूम करेगी, तो उनको पता रहता है कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगी। तो हर एक गुड के हिसाब से जिस भी मशीन में वो जाती है उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि कितना यूनिट्स लग रही है फिनिश्ड गुड्स को बनाने में। तो उसके हिसाब से हमें चेक करना है मंथली पावर। मंथली पावर मतलब हर एक में कितनी यूनिट्स बनी और पर यूनिट कितने आपके चार्जेस लग रहे हैं, उस हिसाब से मंथली पूरा चेक करके
अगर कोई वेरिएंस निकल रहा है तो उसको मैनेजमेंट से बात करनी है उस बारे में। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या है, जो भी समरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। अब क्या है, कंपनी हो सकता है ना कि बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो। अब गुड्स उनके ट्रांजिट में है तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा हो उन्होंने, या फिर जो वॉयज लेते हैं तो फिर उन्होंने मरीन इंश्योरेंस ले रखा है, या फिर अगर वो जैसे बिल्डिंग का फायर इंश्योरेंस रहता है, तो ऐसे इंश्योरेंसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज लेती हैं, एंटिटीज ले सकती है। तो इसीलिए इंश्योरेंस की जितनी भी उनके इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं सबकी एक समरी लेना, और फिर वेरीफाई करना कि जो एक्सपेंस है वो करेक्टली क्लासिफाइड है बिटवीन प्रीपेड और एक्सपेंस फ्रॉम प्रीपेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। मतलब जो भी प्रॉपरली क्लासिफाइड होना चाहिए प्रीपेड में और एक्सपेंस फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। अब हो सकता है नंबर ऑफ डेज में आपको पे करना हो या फिर प्रीपेड हो, तो उस हिसाब से भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए इसमें। फिर है लीगल प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। अब लीगल प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में क्या आता है, सबसे पहले मंथ वाइज कंसल्टेंट वाइज। मंथ वाइज कंसल्टेंट वाइज आपकी पूरी समरी होनी चाहिए, आपके जितने केसेस चल रहे हैं सब पे, और मंथ में आपके कितने पैसे लग रहे हैं उस लीगल प्रोसीडिंग्स में, उस हिसाब से आपने 12th मंथ्स में जितने भी अग्रीमेंट्स, monthly relationship agreements, verify whether the expenditure for all 12 months have been recorded correctly। अब सारे मंथ्स का जो एक्सपेंस है वो करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सेलेक्ट अ सैंपल एंड वाउच फॉर एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड अबव। अगर नॉन रिकरिंग है तो उनके उसको भी चेक करना है पूरा। फिर the auditor should be cautious while vouching for legal expenses as the same may highlight a dispute for which the entity may not have made any provision and the matter may also not have discussed highlighted to the auditor for his specific consideration। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये स्पेसिफिक कंसिडरेशन में आता है ऑडिट की, कि जो आपके स्पेसिफिक कंसिडरेशन में एक आपके लीगल एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है, हो सकता है कि किसी लिटिगेशन एंड क्लेम्स में आपको पैसे देने हो, मतलब कंपनी को पैसे देने हो, बहुत प्रोबेबल है कि उनको वो क्लेम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई केस चल रहा है किसी कंज्यूमर के साथ, ALTD का कंज्यूमर के साथ कोई केस चल रहा है, तो वो क्या, कंज्यूमर उनसे डैमेजेस डिमांड कर रहा है 10,000 रुपीज़ के, और लॉयर ने, जो उनके कंसल्टेंट है और जो लीगल फर्म जो उनका केस देख रही है, उन्होंने बोला है कि लीगल काउंसिल जो है उनकी, उन्होंने बोला है कि ये 90% श्योर है कि आपके ये क्लेम लगेगा और 10% ये है कि नहीं लगेगा। तो क्योंकि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास मॉनेटरी क्लेम लग सकता है, तो उसके हिसाब से प्रोविजन बनाना होता है कंपनी को। तो अगर प्रोविजन बना रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है। फिर नेक्स्ट है ट्रैवल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मतलब ये जो बाकी के एक्सपेंसेस रहते हैं सब कुछ वो हो गया। तो इसमें आता है ऑडिटर शुड सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम and vouch the attributes discussed above wherever possible, and the auditor should try to prepare a summary of expenditure on monthly basis, then analytically compare the trends। अब हो सकता है स्टेशनरी में बहुत माइन्यूट सा अमाउंट लग रहा है हर महीने, सेम सा अमाउंट लगेगा, तो ये देखना पड़ेगा ना कि अगर बीच में कहीं हाइक आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या आपने काम बढ़ाया है, आपके नीड बढ़ गई है, ग्रो कुछ आपके इसमें पेपर वर्क में इंक्रीज हुआ है, तो स्टेशनरी वगैरह देखना पड़ेगा। और ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस में अगर इनमें हाइक आ रहा है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स रीजनेबलनेस के लिए, और फिर ऑडिटर शुड एनालाइज एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस एंड कंपेयर द सेम विद प्रीवियस ईयर्स present industry trends and ask for reasons for management if any significant variations are found। मतलब सारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके, एनालाइज करके हमें चेक करना है कि क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, और अगर कोई वेरिएशन आ रहा है तो मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछने कि ऐसे वेरिएशंस क्यों हैं। अब इसमें डिस्क्लोजर में जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हुए लिखते थे, जो भी सारे हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं उनको लिख देते थे और क्लासिफाई कर देते, रेंट ये, इंश्योरेंस इतना, ये सब
क्लासिफाई हो जाता था। नोट्स में अब नोट्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो CSR और क्रिप्टो करेंसी। ये पेपर में और MTP में आते हैं। MTP में तो आया भी था इस बार ये। तो CSR में क्या होता है? CSR होती है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इसको लॉ में भी पढ़ते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली वो एक छोटा सा अमाउंट है जो बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनको अपने रेवेन्यू का कुछ अमाउंट जो होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी ट्रस्ट, किसी सोशल कॉज के लिए उन्हें खर्च करना होता है। तो नॉर्मली जैसे इन कंपनीज का ना ट्रस्ट से टाई अप होता है, तो ये उनको डोनेशंस देते हैं, तो इससे इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिस्फाई होती है। नॉर्मली इसका रेट रहता है 2%। तो इसमें इस तरह से आपको शो कराना होता है। इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या शो कराना होता है? सबसे पहले अमाउंट रिक्वायर्ड। अमाउंट रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी है और उसका फॉर एग्जांपल टर्नओवर है 2 करोड़, तो 2 करोड़ में 2% कितना होगा? 4 लाख। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे 4 लाख। सेम ऐसे लिखना, रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड। अब कितना, अब कंपनी ने कितना इनकर करा? फॉर एग्जांपल ALTD कंपनी है, उसने अपने 380 ही इनकर करे। तो ALTD का रेवेन्यू तो ये था, इनको इतने पैसे देने थे पर इन्होंने 380 ही दिए। तो शॉर्टफॉल कितनी आ रही है हमारी? 20,000 की शॉर्टफॉल आ रही है। प्रीवियस ईयर में भी, मतलब एक साल पहले भी उनका से इतना ही था उनका रेवेन्यू, और उनको भी इतने 4 लाख ही देने थे, पर उन्होंने पिछले साल भी कम पैसे दिए थे। उन्होंने पिछले साल 390 दिए थे। तो इधर मिला जुला के अपने 30,000 हो गए। 20 + 10। और रीजन फॉर शॉर्टफॉल बता दो, रीजन क्या है शॉर्टफॉल का? फिर रीजन फॉर शॉर्टफॉल अगर दे रखा हो क्वेश्चन में, नहीं तो नॉर्मली तो होता है कि कंपनी पे कर देती है। नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज। अब CSR एक्टिविटीज का नेचर आपको क्या लिखना है इसमें? फॉर एग्जाम्पल अगर इसने कैंसर पेशेंट्स के लिए जो एक ट्रस्ट है जो उनके ट्रीटमेंट्स, कीमोथेरेपी वगैरह देखता है, वो उस ट्रस्ट को दिया, फॉर एग्जाम्पल ABC ट्रस्ट है, तो इधर आप लिख दो कॉज, जो भी एक्टिविटी ABC को आपने दिया, डोनेशन इतना इतना इस कॉज के लिए फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो इस तरह से इधर प्रेजेंटेशन करना है। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट कंट्रोल्ड बाय कंपनी इन रिलेशन टू CSR एक्सपेंडिचर एज पर रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ऐसा क्या है, इसमें क्या हो सकता है ना कि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि ये ABC जो है ना, ये ALTD की रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी क्या होता है कि खुद भी जो, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज जो बड़ी बड़ी होती है ना, वो खुद का ना ट्रस्ट बना देती हैं। वो खुद के NGOs वगैरह, खुद के ये CSR को कंप्लीट करने के लिए वो ट्रस्ट्स बनाती है, खुद ही फाउंडेशन होती है उनकी, खुद ही वो सोशल वर्क करते हैं। तो वो रिलेटेड पार्टीज हो जाते हैं। तो अगर रिलेटेड पार्टीज के थ्रू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल A ने बनाई है ABC, तो A ने बनाई है तो इधर आपको मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट है, where a provision is made with respect to liability incurred by entering into a contractual obligation and movements in provision during the year should be shown separately। अगर देखो फॉर एग्जांपल, अगर अब ये जो शॉर्टफॉल है इसको भी पे करने के लिए ALTD ने इसको एग्रीमेंट दे दिया, इसको बोल दिया कि प्रोविजन भी बना लिया और एग्रीमेंट दे दिया, तो इधर 30,000 का आपको मेंशन करना है और सेपरेटली शो करना है। अब क्रिप्टो करेंसी ईजी है, इसमें 3 पॉइंट से आते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, आपने बेची या खरीदी जो भी आपके क्रिप्टो करेंसी, और अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज पर रिपोर्टिंग डेट, तो अमाउंट आपको बता देना है, और फिर
डिपॉजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी। मतलब अगर आपने किसी से डिपॉजिट्स ले रखे हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए तो वो भी मेंशन करने हैं। फिर ये चैप्टर का लास्ट पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस हैं हमारे। सबसे पहले, वेरियस रेशियोज ऑफ करंट ईयर and preceding year are disclosed in financial statements of a company in accordance with requirements of Schedule 3 of Companies Act 2013. Discuss the requirements in this regard. Do not list out the name of ratios. अब करंट ईयर में कितने रेशियोज हैं? हमने ऊपर पढ़ा था कि कौन से रेशियोज शो करने होते हैं। Company has to disclose various ratios in financial statement in accordance with requirement to Schedule 3 of Companies Act 2013. The company shall also explain terms included in numerator and denominator for computing the above ratios. Further explanations shall be given for any change and the ratio by more than 25% as compared to the preceding year. अभी 25% इसमें जो वैल्यू है ये इम्पोर्टेंट है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे? तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का प्रॉफिट है 1,50,000 और उनकी जो सेल्स है वो है 3 लाख, नेट सेल्स 3 लाख है इंटू 100, तो ये पूरा आपको दिखाना पड़ेगा कि प्रॉफिट आपका इसमें आपका आएगा 50%। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 50% है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 150 मतलब 1,50,000 है और आपका जो नेट सेल्स है वो है 3 लाख, तो इससे जो भी आपका 50% आ रहा है तो आपको ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर भी दिखाने पड़ेंगे, दोनों की वैल्यू दिखानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, एन ऑडिटर ऑफ कंपनी is focusing upon revenues of a company. In this regard, besides performing usual detailed checking of sales, he wants to perform substantive analytical procedures in respect of sales. Discuss how he can perform such procedures. तो substantive analytical procedures होते हैं वो consist of trend analysis और comparison with previous years और category wise sales analysis और कोई भी analysis the auditor may find relevant to most important of all, building sales expectations and comparing that with client sales records. The auditor will need to know sales prices of products or services over the year, monthly average sales आता है उसमें, और प्राइस पर प्रोडक्ट सर्विस, मतलब सारी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आता है हमारा, while verifying depreciation charge to statement of profit and loss account of the company, it is noticed by the auditor that one new machinery was purchased and installed in month of April. The necessary trials were carried out and machinery was ready for use in April itself. However, owing to the lack of orders in the market, the said machinery was put into actual operation from 1st October. तो इसमें क्या आ रहा है, आपने मशीनरी ले ली और उसमें टेस्ट करके ट्रायल्स करके सब कुछ देख लिया, कंपनी ने सब देख लिया और वो रेडी टू यूज हो गई, मतलब अभी वो उसको यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर नहीं आ रहे थे तो उनको उसने प्रॉपर यूज में लाया 1st October को। The company has accordingly provided depreciation in the books on its machinery 1st October से in above recording of depreciation by proffer in its books। मतलब जो भी अब उन्होंने क्या करा, क्योंकि उनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे थे तो 1st October से उन्होंने बुक कर दिया डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1st October से उनको यूज करना था इसको, 1st October से यूज कर रहे थे उसको। पर ऐसा नहीं होता ना, रेडी फॉर यूज पे आपको करना होता है डेप्रिसिएशन बुक। तो अप्रैल इटसेल्फ में ही उन्हें, अप्रैल से ही उन्हें डेप्रिसिएशन बुक करना चाहिए था। इनका जो ट्रीटमेंट है वो गलत है। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट बिगिंस व्हेन इट्स अवेलेबल फॉर यूज
when it is in location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। ये आपकी AS 10 की जो लाइन है सेम लाइन लिखी हुई है कि इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट इंटेंड कर रहा है वैसे वो रेडी फॉर यूज हो चुका था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट और जो भी रेडी फॉर यूज ऐसे कीवर्ड्स आप यूज करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। Depreciation on assets is charged on asset from the date when it's ready for use, not from the date of actual usage। एक्चुअल यूजेज और रेडी फॉर यूज में डिफरेंस हो सकता है और रेडी फॉर यूज में चार्ज होगा। हेंस द रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 1 अक्टूबर इज नॉट प्रॉपर, तो नॉट प्रॉपर है। अब केस स्टडी जो नीचे है, केस स्टडी का मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें 1 to 5 चैप्टर में जितनी ऐसी केस स्टडीज आती हैं जो हमारे चैप्टर के एंड पे रहती है, तो हर एक चैप्टर की हम केस स्टडी उसमें कवर कर लेंगे। और क्वेश्चंस के भी हमारे जो टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे 1 to 5 चैप्टर के, वो भी वीडियो बन जाएगा। तो अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इसके नोट्स अभी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको पता चले जब हम वीडियो डालें और हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस डालने का।